when Aina and Think India offered me to share my humble views on British historiography, I thought that it's very pertinent. I would love to speak in Hindi because I'm going to speak on British historiography, and the very basic thing is that the English medium was what I say that in 1835 it was Lord Macaulay who just put the English language, the English way of life, the English way of philosophy, the English way of whatever you can say, the Western philosophy, Western sociology, and all the things which have made the beauty of great Indian culture. So it's my utmost duty to enlighten you people in my lingua franca of my mother India. मेरे प्यारे नौजवान साथियों, एक कहानी आपने सुनी होगी कि 7 समुंदर पार एक राजा रहता था, एक रानी रहती थी, और वहाँ से बड़े बड़े जहाज आते थे और हमारे ऊपर हुकूमत करने वाले उसमें आते थे। 200 साल उन लोगों ने हम पर हुकूमत की। ये कहानी आपके निगाह में शुरू होती होगी पलासी और बक्सर के युद्ध से, लॉर्ड क्लाइव से, और ख़त्म हो जाती होगी लॉर्ड माउंटबेटन पर 1947 में। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज शाम आप हमसे मिले हैं, कुछ ऐसी नई बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके जहन में हमेशा आपको हांट करती रहेगी कि ये कहानी वहीं से नहीं शुरू होती है, बहुत दूर से ये कहानी शुरू होती है और बात बात तक आती है। ये आज भी चल रही है। आज भी जो जिसे आप ब्रिटिश हिस्टोग्राफी कहेंगे, जिसे मैं कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी भी कह सकता हूँ, इंपीरियल हिस्टोरियोग्राफी भी कह सकता हूँ, और मैं इसको जो इंग्लिश ट्रैवलर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होकर आए, वायसरायज होकर आए, गवर्नर जनरल्स होकर आए, और आपको जान के खुशी होगी कि उनको उस समय राइटर्स कहा जाता था। एक लंदन से 16 किलोमीटर दूर एक हेलबरी कॉलेज था। हेलबरी कॉलेज में जो 1806 में बनाया गया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसके राइटर्स यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, जो ओवरसीज जाकर के नौकरियां करते थे, उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी, और वो हिंदुस्तान में और पूरे ब्रिटिश एम्पायर जिसे आप कहते हैं कि जिसमें सूरज नहीं डूबता था, उसमें वो ऑस्ट्रेलिया से जाकर साउथ अफ्रीका तक, जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी है, वो आकर हुकूमत करते थे। ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले। मैं एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि 1616 में जब जहांगीर हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा था, तो सर थॉमस रो के नाम से एक शख्स आया, कप्तान हॉकिंस भी उसके साथ था, और उन्होंने हिंदुस्तान में व्यापार करने की इजाज़त चाहिए, अपना धर्म प्रचार करने की इजाज़त चाहिए, और उदार शासक ने उन्हें ये मौका दे दिया। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है कि ये एक आड़ थी व्यापार की, धर्म प्रचार की, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा था उन लोगों का। मेरे प्यारे साथियों, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जो कभी गुमनाम मछुआरों की बस्तियां थी, वहां पर ये कहानी तो कप्तान हॉकिंस सूरत में उतरा था, लेकिन ये शुरू होती है उन जगहों से, और वहां पर
जब वो लोग आए ईसाई मिशनरियों के रूप में और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज स्थापित की समुंदर के किनारे, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या हिंद महासागर हो। आप वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट की जितनी भी जगहें देखेंगे, उन तमाम जगहों पर वो उतरे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। इनमें उनके साथ उनके यूरोपियन कंटेस्टेंट भी थे, डच थे, फ्रेंच थे, पोर्चुगीज थे, डेन थे और तमाम कंट्रीज के लोग थे। लेकिन उन सभी को रौंदते हुए एक दिन हिंदुस्तान को पलाशी और बक्सर के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने डुप्ले को परास्त करते हुए भारत की सत्ता की ओर वो आगे बढ़ा और धीरे धीरे कलकत्ता की ओर हमारी राजधानी सिमटती चली गई। उन लोगों ने हमारी भारतीयों की मानसिकता के साथ जो एक ऐसा व्यवहार किया जिसे सदियां भी कभी भुला नहीं सकेंगी, क्योंकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने जो इतिहास लेखन किया वो उनके एक बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा थी। It was a part of the divide and rule policy. It was instrumental. It was their main conspiracy. And they were emphasizing on the writing of history which was first produced by a man. आप लोगों ने नाम सुना होगा जॉन स्टुअर्ट मिल का, जो स्वतंत्रता का दुनिया में सबसे बड़ा पुजारी कहा जाता है, जिसने ऑन लिबर्टी नाम की पुस्तक लिखी थी। उसी के पिता जेम्स मिल ने सबसे पहले जो किताब लिखी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और ये 1817 में छपी। मेरे प्यारे साथियों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जेम्स मिल कभी हिंदुस्तान नहीं आया था, वो कभी भारत नहीं आया। उसके पास हेलो इज इट ओके ओके। वो जेम्स मिल कभी भारत नहीं आया था। उसके पास यहां से सामग्री ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने से भेजी गई। वो सामग्री फारसी में थी, संस्कृत में थी और वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में थी, इन इंडिजिनस लैंग्वेजेस में। और वो एक ऐसा विद्वान था जिसने उन तमाम सामग्रियों का प्रयोग करते हुए एक ऐसे षड्यंत्रकारी इतिहास लेखन की शुरुआत की जो अगले 200 सालों तक अंग्रेज इतिहासकारों के दिमाग पर छाया रहा। और वही सबसे बड़ा अपराधी था जिसने लॉर्ड मैकाले को बहकाया। समय का अंतर जरूर है, लेकिन जेम्स मिल की ही हिस्ट्री से लॉर्ड मैकाले ने आगे चलकर 1835 में जो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, जो उस वक्त इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, वो उसका भ्रूण, उसका बीजारोपण जेम्स मिल की हिस्ट्री में हो चुका था। जिसे हम ब्रिटिश इतिहास लेखन कहते हैं, उन लोगों ने 3 तरह से इतिहास लेखन किया। जेम्स मिल ने सबसे पहले अपनी पुस्तक में भारत के इतिहास को बांट दिया, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। सबसे पहले ये उसने एक बहुत बड़ा ऐसा बीजारोपण किया और इसके 3 पार्ट थे। पहला कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन को उन लोगों ने ऐसा जहर से डुबो दिया कि उन्होंने हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की कि भारत एक बर्बर सभ्यता का देश रहा है। भारतीय संस्कृति एक पिछड़ी हुई संस्कृति थी। ये सपेरों का और बंदर नचाने वालों का देश था। और अगले 200 बरस तक जो अंग्रेज इतिहासकार थे, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर लिखा, प्राचीन भारत पर लिखा, मध्यकालीन भारत पर लिखा, आधुनिक भारत पर लिखा, ब्रिटिश भारत पर लिखा, स्वतंत्रता संग्राम पर लिखा, वो इसी जहर में डूबी हुई कलम से लिखते हैं।
दूसरा उनका इतिहास लेखन का उनका जो अवधारणा थी, वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेखन में उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक इतनी बड़ी खाई पैदा करने की कोशिश की कि वो खाई आज तक नहीं पटी और हम लोग उस विषाणु युक्त, उस विष संचित इतिहास से आज भी एक दूसरे के प्रति सशंकित होकर और व्यवहार करते चले आ रहे हैं। इसका जहर उसी जेम्स मिल ने और उसके बाद के इतिहासकारों ने, परवर्ती इतिहासकारों ने बोया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन में उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक वरदान साबित किया, वरदान सिद्ध करने की कोशिश की। और ये सिद्ध करने की कोशिश की, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनकी जो सरकारी नीति निर्देशों पर जो प्रशासकों ने, सैनिक अधिकारियों ने और पृथकतावादी मानसिकता के लोगों ने, जो ब्रिटिश प्रचारक थे, उन्होंने जो इतिहास लेखन किया या इतिहास लिखवाया, उसमें फूट डालो और राज करो। ब्रिटेन की सबसे मशहूर नीति थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो मानी जाती है कि ब्रिटिश एम्पायर का वो स्पाइनल कार्ड थी, समम बोनम थी। वही उनकी जो है वो उनके पूरे विश्व में जो ग्रेट ब्रिटेन का एम्पायर था, उसकी वही एक उनका नारा था। जहां भी वो जाते थे वो पृथकतावादी इतिहास लेखन के साथ वहां पर ये विष बो देते थे। अंग्रेजों की इतिहास में रुचि का कारण मेरे जैसे हिस्टोग्राफी के स्टूडेंट के लिए आपको बताऊं तो आपको बहुत दूर में ले जाता हूं, वही था जो थ्यूसिडाइडिस के लिए फारस के युद्धों में जो उसका कारण और रुचि थी, जो पोलिबियस और लिवी की रोमन साम्राज्य के इतिहास में, साम्राज्य के विस्तार में जो उनकी रुचि थी, वही अंग्रेजों ने भी भारत में, मैं भारत के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, हियर आई एम टॉकिंग ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एम्पायर, नॉट इन द होल ब्रिटिश एम्पायर अराउंड द ग्लोब। माय फ्रेंड्स, वो किसी भी तरह से, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरह से वो अपने इतिहास लेखन के माध्यम से, जिसे आज हम ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी या आधुनिक भारत के अंग्रेज इतिहासकार लेखन के रूप में कह रहे हैं, उन्होंने ब्रिटिश राज की आवश्यकता को भारत में उचित ठहराने के लिए वो सारे प्रयास किए, वो सारे कुत्सित प्रयास किए जो उनके पुस्तकों में आज भी जीवंत है। मैं कुछ पुस्तकों का नाम लेना चाहूंगा कि जेम्स मिल के बाद माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की किताब में, जेम्स मिल की किताब 5 संस्करण उसके प्रकाशित हुए। उसके बाद माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की किताब के 9 संस्करण प्रकाशित हुए और वो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो 1841 में आई, उसमें वही कहानी जो जेम्स मिल ने शुरू की थी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यानी कि धर्म और जाति के आधार पर एक समग्र इतिहास का बंटवारा। ध्यान दीजिएगा, समग्रता को खंडित करने का यह एक ऐसा प्रयास था जो इतिहास लेखन के माध्यम से शुरू किया गया। और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के बाद मैं कुछ किताबों का नाम आपको लूंगा। ये किताबों के नाम कुछ लंबे लंबे हैं, मैं उनका शॉर्ट नेम आपको बताता हूं कि सर अल्फ्रेड लयाल ने ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया 1896 में लिखी, टी रॉबर्ट्स ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1907 में लिखी, विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिसका नाम आप बहुत सुनते होंगे, उसने ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1911 में जो उसका संपादन किया। तो भारतीय प्राचीन संस्कृति को आधुनिक भारत में, यानी तत्कालीन ब्रिटिश भारत में अप्रासंगिक सिद्ध करना और अनावश्यक सिद्ध करना उसका मुख्य उद्देश्य था। सोचिए कितना बड़ा जहर वो इंजेक्ट कर रहे थे उस वक्त। और इसी के बाद हेनरी हर्बर्ट डॉडवेल ने जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1922 में संपादित की,
वो पूर्णतः राजनीतिक लेखन था, जिसमें डार्डवेल जैसा, जो स्वास का पहला शेयर होल्डर था, वो एक पॉलिटिकल आदमी था और उसको इतिहासकार कम से कम मैं तो कतई नहीं मानूंगा। उसने वो घोर आलोच्य इतिहास का संपादन किया, जिसे गर्व से आज दुनिया में ब्रिटेन के इतिहासकार ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं। वो सारी हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़े षड्यंत्र का एक बीजारोपण था। मेरे प्यारे साथियों, सर जॉन माल्कोम ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1826 में लिखी। हेनरी बेवरेज ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1869 में लिखी। डब्ल्यू हंटर ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1900 में लिखी। और इसके अलावा जेसी मार्शमैन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1867 में जो लिखी, उसने तो हद कर दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ऐसी ईश्वरीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया कि वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ईश्वरीय वरदान के रूप में, कि एक ईश्वरीय एजेंसी थी जो भारत के उद्धार के लिए, अशांत भारत को की एक अंतिम आशा के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। सोचिए कि कैसे उस वक्त लोगों की मानसिकता में, जो हमारे पूर्वज थे 200 साल पहले, 150 साल पहले, उनके मानस में क्या बो रहे थे अंग्रेज। और मेरे नौजवान दोस्तों, जी.यू. पोप ने ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1880 में जो लिखा, उसमें हिंदू मुस्लिमों को स्वातंत्र के पुनर्प्राप्ति के भ्रम को हमेशा के लिए छोड़ने की बात कही। उसने कहा अब दोबारा हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होगा, अब कोई उद्धारक नहीं आएगा, अब यही तुम्हारी नियति है, यही ब्रिटिश एम्पायर और यही क्राउन और यही अब तुम्हारी नियति है। ये कैसे कैसे लेखन थे, वो किताबें अगर आप देखें तो आप दंग रह जाएंगे। उन किताबों को मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैं हिंदुस्तान में एशियाटिक सोसाइटी में नहीं मिली, दिल्ली की ब्रिटिश लाइब्रेरी में नहीं मिली, रजा लाइब्रेरी रामपुर में नहीं मिली, खुदा बख्श लाइब्रेरी बांकीपुर पटना में नहीं मिली, सीता मऊ की डॉक्टर रघुवीर की लाइब्रेरी में नहीं मिली। और जब मैं इंडिया ऑफिस लंदन गया और मैंने और दुनिया के तमाम उन रेयर लाइब्रेरीज में देखा, तो मुझे ये ताज्जुब हुआ कि उन किताबों का उस वक्त जो भारत में भेजी गई थी बल्क में छपवा करके, उन्होंने हमारे पुरखों के साथ उनकी मानसिकता में क्या विषाणु बोया होगा। जे वाखन ने द ट्राइडेंट, द क्रिसेंट एंड द क्रॉस 1876 में लिखा। जे एन फरकुहर ने द क्राउन ऑफ हिंदुइज्म 1913 में लिखा। और उसने कहा कि ईसाईत्व ही सच्चे आदर्शों की चरम परिणति है। सोचिए कि एक इतिहासकार ये लिख रहा है, कोई ईसाई पादरी नहीं कह रहा है, कोई मिशनरी नहीं कह रहा, एक इतिहासकार ये साबित करने की कोशिश कर रहा है। और एच.डी. ग्रीसवाल्ड ने द रिलीजन ऑफ द ऋग वेदा 1923 में लिखी। सिंक्लेयर स्टीवेंसन एक लेडी थी, इन्होंने द हार्ट ऑफ जैनिज्म 1915 में लिखा। जे.एम. मैकफेल ने अशोका, जो बुद्धिज्म के रेफरेंस में थे, 1926 में लिखी। एम.टी. टिटुस ने इंडियन इस्लाम 1930 में लिखी। और इन चारों किताबों के माध्यम से इतिहासकारों ने इतिहास लेखन के द्वारा भारतीयों को बताया कि चारों धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और इस्लाम, इन सबसे इनके सर्वोच्च आदर्शों की चरम परिणति है ईसाईत्व। ये कोई ईसाई पादरी नहीं कह रहा था, ये कोई मिशनरी नहीं कह रहा था, ये इतिहासकार अपने इतिहास पुस्तकों में स्थापित कर रहे थे, हमारी मानसिकता में ये बीजारोपण कर रहे थे। माय फ्रेंड्स, it was a very pathetic era of historical writing. As a student of historiography, I can dare to say that it was the greatest fault on the majority of the intellectuals of Britain and the English people can't be forgiven
they cannot apologize for their this great sin. I can't say it was a crime, it was a sin that they tried their best to inject the venom of divide and rule, the venom of division from its very birth of the British Empire. हंटर ने जो इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया के 14 भाग लिखे, इंडिया अंडर द क्राउन लिखा और रूलर्स ऑफ इंडिया सीरीज के 28 छोटे छोटे खंड आए। जे टॉलबॉयज व्हीलर ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स 1867 से 76 तक 5 खंडों में प्रकाशित किया और उसने ये स्थापित करने की कोशिश की अपने इतिहास लेखन के माध्यम से कि भारत को अशांति की निराशा से अंततः अंग्रेजों ने ही मुक्ति दी है और वो मुक्ति दाता हैं, और इसको उन्होंने हमारे मानस में बिठाने की कोशिश की। आज आपको सुन के आपके अंदर, आपकी खून में, आपकी रगों में कैसे खून दौड़ रहा होगा, आप कैसे इस बातों को सुन रहे होंगे। उन किताबों को आज आप भी पढ़ेंगे जहाँ वो लाइब्रेरीज में अभी हैं, तो आपको बहुत गिलानी होगी उन अंग्रेजों पे जो शेक्सपियर, मिल्टन, बेकन और तमाम मानवाधिकारों के अपने को रक्षक कहते थे, जो मैग्ना कार्टा और चार्टर ऑफ लिबर्टी के प्रणेता बनते थे। उन अंग्रेजों ने सत्ता के लिए पूरी दुनिया में, मैं तो सिर्फ भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में उन्होंने किस तरह से जहर की खेती की, जैसे वो नील की खेती करते थे, कपास की खेती करते थे, अफीम की खेती करते थे, चाय और कॉफी की खेती करते थे। उन्होंने भारत की उस महान जनता के उर्वर मस्तिष्क में उन्होंने एक ऐसा एनेस्थीसिया, एक ऐसा मार्फिया देने की कोशिश की कि उनकी जो प्राचीन संस्कृति है, जो प्राचीन सभ्यता है, वो कोई बेमानी है, और अगर सभ्यता के पोषक या उद्धारक हैं तो वही। सर एच कॉटन ने 1885 में न्यू इंडिया लिखा, सर वी शिरोल ने इंडियन अनरेस्ट लिखा 1910 में, और इस बीच में एक बड़ी ही मशहूर किताब आई, सर हेनरी एलियट और डाउसन की किताब, जिसे कहा जाता है, ये एक लैंडमार्क है। इस पर मैं खासकर बात करूंगा क्योंकि इस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन, और ये 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इसमें जहां उन्होंने ये, जो वो दोनों भारत में ऑफिसर थे, कलेक्टर था, उन्होंने बड़े शौक से भारतीय ग्रंथों को संग्रहित किया, गांव-गांव में जाकर और उन जगहों पर जाकर कितनी मेहनत की और उनका अनुवाद किया। ऊपर से देखने पर लगता है कि उन्होंने हमारे इतिहास को सुरक्षित किया, ये एक बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको जानकर बहुत दुख होगा कि ये इट वॉज ए पार्ट ऑफ ए वेरी वेरी हीनस क्राइम, और उन्होंने कहीं भी तटस्थ होकर अनुवाद नहीं किया, इन टोटो अनुवाद नहीं किया। आपको जान के ताज्जुब हुआ कि उन 8 खंडों को मैंने सैकड़ों बार पढ़ा है। जहां जहां भारत की 2 महान जातियां, 2 बड़ी जातियां यानी हिंदू और मुस्लिम कहीं टकराए थे, उन जगहों को उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जो कहीं उन पुस्तकों में नहीं लिखा है। और जहां पर इन दोनों जातियों ने मिलकर कोई काम किया था, कोई अच्छा काम किया था, कोई समन्वय का काम किया था, उन्होंने डांट करके छोड़ दिया। वो अविकल अनुवाद नहीं है, इन टोटो नहीं है। ये कितना बड़ा षड्यंत्र था कि जो लोग नहीं पढ़ सकते थे, और उसमें भी उन्होंने अपने चुनिंदा उन चापलूस पैनेजेरिक हिस्टोरियंस को चुना था। ये इतिहास की सेवा नहीं थी, ये हिस्टोरिकल राइटिंग नहीं थी, ये साम्राज्यवाद की हित साधना थी। इट वॉज ए सर्विस टुवर्ड्स देयर कंपनी, टुवर्ड्स देयर क्राउन, टुवर्ड्स देयर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। अंग्रेजों में इतिहास को इतिहास निर्माताओं के माध्यम से देखने की प्रवृत्ति थी। वो समझते थे कि हम शासक हैं,
हम इतिहास निर्माता हैं और हम ही इतिहास के निर्माणक। तीनों ही भूमिका में वो थे और इसलिए गलतियां करते चले गए। ग्रांट डफ ने मराठों का इतिहास लिखा 1921 में, कनिंघम ने सिखों का इतिहास लिखा, कर्नल टाड ने राजपूतों का इतिहास लिखा और मोरलैंड ने मुसलमानों का इतिहास लिखा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो इन विभिन्न राष्ट्रीयता की इतिहास को संकलित नहीं कर रहे थे। वो कहीं न कहीं छद्म रूप से इन तमाम जातियों और धर्मों को आपस में लड़ाने का, उनकी दुर्बलताओं को बढ़ा चढ़ाकर उजागर करने का और उनके बीच में एक बहुत स्थायी दीवार खड़ी करने का उन्होंने षड्यंत्र किया। 20वीं सदी में यूरोप के विश्वविद्यालयों में इतिहास लेखन के प्रति, इतिहास के प्रति उसे एक अकादमिक गरिमा प्रदान करने के लिए एक समझ कायम हुई, भारत में भी हुई। लेकिन उसमें जो गैर जिम्मेदारी के साथ सैनिक अधिकारी, जो भारत में पूर्व प्रशासक थे, जो पूर्व अधिकारी थे, उन लोगों ने इतिहास लिखने की कोशिश की। 1947 के बाद भी आपको जान के ताज्जुब होगा, मैं अब इसे कंक्लूड कर रहा हूं कि 1857 की प्रथम क्रांति के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के समय वो सिर्फ अपनी गुणगाथा लिख रहे थे। वो सिर्फ वही जो जहर डॉक्टर मैकाले ने, जिसे मैकालेइज्म कहते हैं, जिस मैकालेवाद ने, जिसने भारत के मानसिकता में इसकी पुरातन संस्कृति को हटाकर, पुरानी भाषा को हटाकर, पुरानी संस्कृति को हटाकर एक अंग्रेजियत, एक अंग्रेजी जुबान, एक अंग्रेजी कल्चर, और उस कल्चर को ढोने वाले आज भी आपको मिल जाएंगे। जब एमडी और एमएस करके, जब वो आईटी करके और बड़े बड़े कोर्स करके लोग जब फॉरेन जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, तो उनके बूढ़े माँ बाप जो एक टैबलेट और एक कप चाय के लिए अपने कमरों में, जिनके आंखों में आंसू आ जाता है, वही समाज में आकर के बैठते हैं और कहते हैं कि माई सन इज सेटल्ड इन स्टेट्स, माई सन इज वर्किंग इन लंदन। और वो लोग जब कभी साल 2 साल बाद हिंदुस्तान आते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर के और अपनी गांव तक वो बरमूडा पहने होते हैं, उनकी बीवियां स्कर्ट पहनी होती हैं, उनकी लड़कियां कच्छी पहनी होती हैं, उनके लड़के निकर पहने होते हैं, और वो अपने जानवरों तक से कहते हैं टॉमी कम, टॉमी गो। वो इंसान नहीं, वो जानवरों तक से अंग्रेजी में बात करते हैं। ये उन्हीं अंग्रेजों की औलाद है और वही मानसिकता है, कॉलोनियल मानसिकता, वही गुलाम मानसिकता है और वही मानसिकता है जो आज भी ऐसे लोग ढो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको कि पूरी जिंदगी हिंदुस्तान में पढ़े, भारत की माटी में उन्होंने पढ़े, यहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया, यहाँ पर डिग्रियां प्राप्त की, और जब देश सेवा की बात आई, जब भारत माता के सेवा की बात आई, जब अपने माँ बाप के सेवा की बात आई, तो विदेश चले गए और टेक्सास और डलास और कैलिफोर्निया और लंदन और बर्मिंघम में सेटल हो गए, टोरंटो और सिडनी और पर्थ में सेटल हो गए, और कहने लगे कि जो है वो हिंदुस्तान बहुत पिछड़ा हुआ है। वो कॉलोनियल एम्पायर की जो हिस्टोरियोग्राफी थी, वो जो ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी थी, उसी हिस्टोरियोग्राफी ने ये मानसिकता पैदा की कि इस महान भारत को आज भी वो लोग। तो मेरे प्यारे नौजवानों जो आज इस आईना के माध्यम से, थिंक इंडिया के माध्यम से मुझसे जुड़े हो, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जहरीला इतिहास लेखन 1947 के बाद भी बंद नहीं हुआ। अंग्रेजों की जो वो भावना थी, वो आज तक उस हाथों से नहीं निकल पाए कि हम हाकिम थे, हम शासक थे, हम राजा थे, और हम कैसे इसे स्वीकार कर ले। क्या वो भूल गए कि पलाशी और बक्सर के बाद कैसे कैसे उन्होंने गोद निषेध की प्रथा और हड़प नीति अपनाई, कैसे उन्होंने 1857 में कितना बड़ा जो है उन्होंने अत्याचार किया, कैसे उन्होंने भाषा और जाति और धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया, कैसे उन्होंने जो है वो जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया,
और कैसे वो उन्होंने कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडॉनल्ड लेकर आया, और पार्टीशन ऑफ इंडिया। मैं अपनी बात को ख़त्म करने के पहले ब्रिटिश हिस्टोग्राफी के इस एक चैप्टर को ज़रूर कहूँगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार से भी बड़ी ट्रेजेडी दुनिया की आज तक थर्मोपली और मैराथन के युद्धों से लेकर के, अगर मैं सेकंड वर्ल्ड वार तक आ जाऊं, यूरोप के 100 ईयर वार्स को भी मैं छोड़ दूं, 30 ईयर्स वार को भी छोड़ दूं, मैं क्रूसेड्स को भी छोड़ दूं, तो दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, एक भारत के नागरिक के रूप में, कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी भारत का विभाजन था। The greatest tragedy of the world in world history is the partition of India, because it was not had once. It is a very very tragic, क्योंकि जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरे तो सिर्फ वहां पर 1-2 लाख लोग मारे गए थे। जब कलिंग का युद्ध हुआ तो 1-2 लाख लोग मारे गए होंगे। चंगेज खां के समय में हेरात और निशापुर में 2-3 लाख लोग मारे गए होंगे। लेकिन इस भारत के विभाजन में जब कम से कम 500 से अधिक टुकड़े करके ब्रिटेन के लोग यहाँ से रवाना हुए, तो सोचिए क्या गुजरी होगी उस समय जब हम आज़ाद भारत का झंडा लहरा रहे थे रात को 12 बजे। तो हिंदुस्तान उस वक्त 500 से अधिक टुकड़ों में था। आज हम जिसे 2-3 टुकड़ों में देख रहे हैं, ये इसका बीज उसी इतिहास लेखन के गर्भ में छुपा हुआ था। उस इतिहास लेखन के गर्भ से निकली हुई नाजायज औलादें, जिन्हें हम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से और जिन्हें हम उन तमाम लोगों के नाम से जानते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो इसका बीज उन्हीं ब्रिटिश इतिहासकारों के लेखनी में छुपा हुआ था। आखिर में मैं कहना चाहूँगा मेरे प्यारे इस सेशन में शामिल हुए नौजवानों, कि ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी, जिसे ब्रिटिश इतिहास लेखन कहेंगे या जिसे कॉलोनियल इतिहास लेखन कहेंगे, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा छद्म प्रयास था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों की तरफ से, क्राउन की तरफ से, ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, कि एक पूरे राष्ट्र को, उसकी समग्रता को तोड़ करके, उसकी प्राचीन गौरव को नीचा दिखाकर, उसके लोगों को खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधियां देकर, उनके चापलूसों को आगे बढ़ाकर, और अपने प्रशासकों और अपने सैन्य अधिकारियों की डायरियों, उनकी चिट्ठियों, उनके संस्मरणों को इतिहास के रूप में लिखना, उसे प्रचारित करना और उसे बड़े बड़े नाम देना, ये उन इतिहास लेखकों का एक ऐसा कुत्सित प्रयास था जिसने सदा सर्वदा के लिए केवल 200 साल तक नहीं, वो 1947 में वो कहानी इट वॉज नेवर it is not over and gone. It is still going on, as I have told you, that there are the illegitimate children of that heinous British legacy are still there, and they are just boasting on their English style, and on their English language, and on their knowledge of that borrowed knowledge of those colonial emperors, colonial administrators who were lesser than the giant people of our country. गांधी के बराबर अंग्रेज जाति ने किसे पैदा किया मैं तो नहीं जानता हूं। टैगोर के बराबर
विवेकानंद के बराबर, सुभाष चंद्र बोस के बराबर अंग्रेज जाति ने किसे पैदा किया, किसका नाम ले? अगर हम एक शेक्सपियर और मिल्टन और बेकन को छोड़ दें तो फिर अंग्रेज जाति एक लूले और लंगड़े की तरह, एक भिखारी की तरह हिंदुस्तान के सामने खड़ी होगी। लेकिन इसको समझने के लिए आपको इस गूगल की दुनिया से निकलना होगा और उन पुस्तकों में खोना होगा जो मेरे ज़माने में गूगल नहीं था। जब हम पढ़ते थे, जब हमने डॉक्टरेट किया, आई एम टॉकिंग ऑफ अर्ली 80s एंड अर्ली 70s, हम लोग इस लाइब्रेरी से उस लाइब्रेरी, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, कलकत्ता से पूना, पूना से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस, नेशनल आर्काइव्स, स्टेट आर्काइव्स और तमाम लाइब्रेरीज में जहाँ भी उम्मीद होती थी, बड़े बड़े इतिहासकारों के व्यक्तिगत संग्रहों तक, पाँव में छाले तो नहीं पड़े थे, इसलिए कि ट्रेन की स्लीपर क्लास में हम सफ़र कर रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो ये किताबें आज भी मौजूद हैं, कहीं न कहीं आपको मिलेंगी। सिर्फ अगर एक दो किताब आप पढ़ लेंगे तो आपका खून अंदर से खौल उठेगा और आप सोचेंगे कि काश हमारे पूर्वजों ने इसे समय रहते चेता होता, जब वो हमें कह रहे थे कि तुम सपेरों की औलाद हो, तुम गुफाओं में रहते थे, तुम जंगलों में रहते थे, तुम तो मदारियों और बाजीगरों के देश के हो और हम सभ्यता लेकर आए हैं, हम तुम्हारे लिए उद्धारक हैं, हम गौरांग हैं और देखो हम तुम्हारे लिए ये सारी विकास की चीज़ें लेकर आए हैं। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, अपनी बात खत्म करता हूँ। आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर मेरा संदेश है कि भारत एक गौरवशाली देश रहा है। ए.के. वार्डर ने तो यहाँ तक कहा था कि हमको इतिहास लेखन का ही ज्ञान नहीं था। ये भी अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी चाल थी। और पीटर हार्डी और C.H. फिलिप्स जो सुहास के थे, इन लोगों ने आकर के जो है वो किताबें लिखी, हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड सिलो। और ये तमाम सारी चीज़ें आज भी हम लोग जब किसी को दाबना होता है और उदाहरण देना होता है, कहते हैं कनिंघम ने लिखा था, कार्लाइल ने लिखा था, मैकाले ने लिखा था, ऐसे जैसे कि वो एकदम देवी देवता। हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारे इतिहासकार ने लिखा था, प्रोफेसर बेनी प्रसाद ने लिखा था, प्रोफेसर बनारसी प्रसाद ने लिखा था, डॉक्टर ताराचंद ने लिखा था, R.P. त्रिपाठी ने लिखा था, शफात अहमद खान ने लिखा था। ये हम कभी नहीं कहते, हम कहते हैं कार्लाइल ने लिखा था, कनिंघम ने लिखा था, मालकोम ने लिखा